नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन दुर्गों के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन राजस्थान के दुर्ग पहनने की प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना अपन पिछली क्लास का वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो दुर्ग दुर्ग सुरक्षा और संग्रहण और सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। और राजस्थान का ऐसा कोई अंचल या रियासत नहीं थी जहाँ दुर्ग नहीं थे। छोटे मोटे दुर्ग कहीं ना कहीं बनाए हुए थे, ठीक है ना। तो अपन प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे, दुर्गों से पढ़ रहे थे। तो भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य की बात करें अपन, तो भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा स्थान किसका था? अपने राजस्थान का। यानी कि भारत में दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। फिर बात कर रहे थे अपन राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला अपने जयपुर था। फिर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए? तो भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए? तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो भटनेर दुर्ग हो जाएगा। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान में यानी कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो टोटगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? अजमेर में। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुगलों द्वारा करवाया गया था, यह कौन सा दुर्ग? तो मैगजीन दुर्ग है। कौन सा? मैगजीन दुर्ग है। और बात किए थे अपने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे वो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग था, जैसलमेर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर दुर्ग, ठीक है ना। तो ये राजस्थान के 6 दुर्ग थे जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर देख रहे थे अपन शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई? तो 9 श्रेणियां बताई है। तो 9 कौन कौन सी श्रेणियां? तो पहली यानी कि गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, औद्योग यानी कि पारिद दुर्ग और पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि सभी श्रेणियों की विशेषताएं रखता है। यदि एक श्रेणी को हटा दी जाए, धानवन श्रेणी को, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी श्रेणियों की विशेषताएं रखता है। और कोटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी? औद्योग दुर्ग, पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग, ठीक है ना। ये उसने बताई थी। और अर्थशास्त्र चाणक्य के अनुसार इनकी सर्वश्रेष्ठ, मनुस्मृति में सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर अपन बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा कब करवाया गया था? इस दुर्ग का निर्माण कुमारपाल प्रबंध या वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। यह गंभीरी प्लस भेंडच नदियों के संगम पर स्थित है। 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई यानी कि 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। और इसके बारे में बात करें अपन, तो ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। किसके पठार पर? मेसा के पठार पर बना हुआ है। और यहाँ इस दुर्ग में पहुंचने से पहले यानी कि कितने सर्पिलाकार मार्ग है और 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसके 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा पाडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, और चौथे गणेश पोल, और 5वां जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और 7वां राम पोल। यानी कि 7 प्रवेश द्वार है इस दुर्ग पर। और जो पहली पोल है पाडल पोल पर, वहां पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। यानी कि देवलिया का जो बाघ सिंह था उसकी क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरी बनी हुई है। और तीसरे पोल और दूसरे पोल यानी कि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। 7वीं पोल राम पोल के पास फत्ता सिसोदिया का स्मारक यानी कि फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और इस दुर्ग में प्रमुख प्रवेश यानी कि प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन, तो कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर बना हुआ है, तुलजा भवानी मंदिर बना हुआ है, बाण माता मंदिर है, और अन्नपूर्णा मंदिर है, सतबीस देवरी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, जोरा भोरा है, गोमुख कुंड है, लाखोटा बारी है, घी तेल बावरी है, खातन बावड़ी है। और देखिए अपन तो इसमें रत्न सिंह महल बना हुआ है, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है, और भी अन्य दर्शनीय स्थल यानी कि म्यूजियम संग्रहालय स्थित है वहाँ पर। और सबसे प्रसिद्ध यानी कि वहाँ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। यानी कि विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे थे अपन। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। यानी कि इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। यह है इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, यह 120 या 122 फीट ऊंचा था, ठीक है ना। और यह 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जबकि 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसकी किसने लिखी थी? अत्रि व महेश ने लिखी थी। और इसमें विजय स्तंभ को बनाने में 90 लाख रुपए का क्या आया था? खर्चा आया था, ठीक है ना। और 30 फुट ये चौड़ा है। और यहाँ यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह किस किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो राजस्थान पुलिस का यह प्रतीक चिन्ह माना जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतीक चिन्ह है, और यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है।
जे के सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है ये, ठीक है ना। और ये विष्णु भगवान को यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अभी 2000 यानी कि 2021 में कोरोना के बाद इसमें ऊपर सीढ़ियों में यानी कि बंद कर दिया गया है इसको। और एक बड़ा था कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा के द्वारा करवाया गया था। यह 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि जैनियों के प्रमुख यानी कि आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। और बात कर रहे थे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो यहाँ प्रमुख शाखाओं की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक शाखे कौन से दुर्ग में हुए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। कितने शाखे हुए? तो 3 शाखे हुए थे, ठीक है ना। शाखा क्या होता है? यानी कि शाखे, कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। अब पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। 1303 में जब यहाँ शासक शाखा हुआ था, तब यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था और रत्न सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। यानी कि 1600 रानियों ने क्या किया था? यहाँ पे जोहर किया था। फिर दूसरा शाखा 1534-35 में होता है। कब होता है? 1534-35 में। तब यहाँ का मेवाड़ का यानी कि चित्तौड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। जबकि विक्रमादित्य छोटा था, यानी कि राजकाज नहीं संभाल सकता था, इसलिए वो राज कार्य उनकी माता यानी कि कर्मावती संभाल रही थी, ठीक है ना। फिर 1534 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तब उसको रणथंभौर दुर्ग की कोई रियासत देकर वापस भेज देती है, जबकि वापस 1535 में आक्रमण कर देता है। तब देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, जबकि कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। विक्रमादित्य और उदय सिंह को कर्मावती ने अपने पिहर यानी कि बूंदी भेज दिया था। फिर बाद में तीसरे शाखे की अपन बात करें तो तीसरा शाखा अकबर ने किया था, यानी अकबर के समय हुआ था। यानी कि यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह यानी कि उदय सिंह उस समय पहाड़ों पर चला गया था। 1567-68 की बात है, ठीक है ना। अकबर ने यहाँ घेरा डाल दिया था। और फिर बाद में महाराणा उदय सिंह था, जो वो जयमल व फत्ता सिसोदिया को दुर्ग की यानी कि जिम्मेदारियां सौंप कर वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। तब उसने आक्रमण किया। तब उसमें जयमल था, जयमल का बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था? घायल हो गया था। तब वो कल्लाजी राठौड़ के यानी कि ऊपर सिर पर कंधों पर बैठकर लड़ा था, इसलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी अपन जानते हैं। 15 यानी कि 1567 में तीसरा शाखा हुआ था। इसमें लगभग 700 रानियों ने जोर किया था। फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जोर किया जाता है। और उनके जयमल व फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात